छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। देखिए कि संसाधन के रूप में लोगों से क्या आशय है। तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी राष्ट्र के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसके निवासी ही होते हैं। यहाँ यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि केवल योग्य, शिक्षित, कार्यकुशल एवं तकनीकी में निपुण लोग ही देश के संसाधन हो सकते हैं। मानव संसाधन के बिना किसी देश की प्राकृतिक संसाधन महत्वहीन होते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। तो मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से निम्न प्रकार से भिन्न है। मानव संसाधन का आर्थिक विकास की दृष्टि से दोहरा महत्व है। लोग विकास का साधन और साध्य दोनों हैं। एक और वे उत्पादन के साधन और दूसरी ओर वे अंतिम उपभोक्ताकर्ता भी स्वयं ही हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। फिर अगला आता है, अन्य संसाधनों से भिन्न मानव संसाधन की एक विशेषता यह भी है कि शिक्षित और स्वस्थ लोगों के लाभ लेकर उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका लाभ उन तक ही पहुंचता है जो अधिक शिक्षित और स्वस्थ भी नहीं है। अगला प्रश्न आता है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, शिक्षा राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है और सामाजिक विकास में भी वृद्धि करती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा अच्छी नौकरी और वेतन के रूप में परिणाम देती है। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा अच्छे ज्ञान और उच्च प्रशिक्षण से देश के संसाधनों का उत्तम प्रयोग करना सिखाती है। शिक्षा जीवन के नए मूल्य विकसित करती है। शिक्षा सभी व्यक्तियों को मानसिक क्षमता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न आता है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। स्वास्थ्य व्यक्ति में कार्य करने की अधिक ऊर्जा और सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। स्वस्थ मानव जीवन की समस्याओं से आसानी से लड़ सकता है और स्वस्थ और अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों को सीखने की योग्यता बढ़ाता है। और स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के कल्याण को मापने का अपरिहार्य आधार है। और स्वास्थ्य और पोषण से मानव की शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है और स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः कार्य करने योग्य होता है। फिर प्रश्न 5वां आता है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होता। स्वास्थ्य का संबंध केवल रोग निवारण से नहीं, अपितु उससे अधिक है। स्वास्थ्य का संबंध शारीरिक और मानसिक सुख और कल्याण से है और स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः कार्य करने योग्य होता है। वह रोगी पुरुष की अपेक्षा अच्छा कार्य कर सकता है और अधिक आय का अर्जन कर सकता है। वास्तव में स्वास्थ्य उसका कल्याण करने का अपरिहार्य आधार है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों में किस प्रकार की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो प्राथमिक क्रिया में आर्थिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को किया जा सकता है। फसलों के उत्पादन के लिए मुख्यतः
प्राकृतिक कारकों जैसे मृदा, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज पर प्राकृतिक उत्पादन है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों को भी निर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि यह प्राकृतिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र, या इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न होती हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती, वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और फुटकर बाजार में बेचने के लिए रेल, ट्रक द्वारा परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, कोरियर आदि की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्रश्न अगला आता है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। तो आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना या तो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अनार्थिक क्रिया मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं है, उन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। एक श्रमिक का मजदूर पर खेत में काम करना आर्थिक क्रिया है। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना गैर आर्थिक क्रिया है। नर्स द्वारा अस्पताल में रोगियों की देखभाल करना आर्थिक क्रिया है, और विद्यार्थियों द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना अनार्थिक क्रिया है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की शारीरिक क्षमता कम होती है, वे बहुत से कठिन कार्य नहीं कर सकती तथा कम वेतन प्राप्त करके ही संतोष कर लेती हैं। स्त्री श्रमिकों में संगठन का अभाव मिलता है, उनकी सेवाएं तथा वेतन सेवायोजकों की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ गिने चुने व्यवसायों में जहाँ शारीरिक शक्ति कम लगती है, स्त्री श्रमिकों को कार्य मिल पाता है और ये वही कार्य करना भी चाहती हैं, जो फलस्वरूप वे कम मजदूरी पर भी कार्य करना पसंद करती हैं। प्राय हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था के कारण भी स्त्री श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है, अर्थात उदाहरण के लिए परिवार वाले अपनी लड़कियों को घर से दूर कार्य करने के लिए नहीं जाने देना चाहते। अब अगला प्रश्न आता है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं। बेरोजगारी से आशा ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तो तैयार है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती जाती है, जिससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति कार्य करने योग्य तो हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, उसे बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तो बाहर से जो सभी श्रमिक कार्य में लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी श्रमिक बेरोजगारी की अवस्था में होते हैं। यदि उनमें से कुछ श्रमिकों को व्यवसाय से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। बेरोजगारी की इस स्थिति को प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। वर्ष में कुछ को अधिक कार्य नहीं मिल पाता, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी किसे कहेंगे। शिक्षित बेरोजगारी से आशय उस बेरोजगारी से है जिसमें रोजगार चाहने वाला व्यक्ति शिक्षित है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के निम्न कारण हैं। शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना
बन गई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो देखिए, शिक्षा का व्यवहारिक रूप, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। तो शिक्षा का व्यवहारिक रूप, देश में शिक्षा को व्यवहारिक रूप से देने की आवश्यकता है, अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी को उनकी योग्यता, रुचि के अनुसार व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्ष पूर्व अपनाई गई थी और यह आज भी उसी रूप में है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इसमें व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए, जिससे कि सैद्धांतिक बातों के साथ साथ व्यवहारिक बातों का भी ध्यान दिया जा सके। मनोवृत्ति में परिवर्तन, शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी कम करने के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि की जाए, जहां प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना व्यवसाय आरंभ कर सके। क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? हाँ, ऐसा गांव के बारे में मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी में पढ़ा था, जिसमें अनेक परिवार रहते हैं थे। प्रत्येक परिवार इतना उत्पादन कर लेता था कि उससे उनके समस्त खा पी सके। जिसमें से एक परिवार ने अपने एक लड़के को कृषि विश्वविद्यालय भेजने में का निर्णय लिया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं में उत्पादन में वृद्धि हो गई। इस प्रकार गांव में एग्रो इंजीनियर का एक नया कार्य सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के लोगों ने पंचायत में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया और कुछ समय पश्चात गांव में एक परिवार से उनकी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। इस प्रकार दर्जी का एक नया कार्य सृजित हुआ। समय के साथ साथ गांव, जहां प्रारंभ से किसी नए कार्य का औपचारिक रूप कोई असर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो का इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। अगला प्रश्न आता है, किसी पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। हम मानव पूंजी को अधिक अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसी पूंजी द्वारा दूसरा संसाधन जैसे भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी उपयोगी बनते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य साधनों का उचित उपभोग करवाता है। जापान जैसे देश ने मानव संसाधन पर निवेश किया और इसके साथ कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था और आज यह विकसित धनी देश हो गया है। अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। मानव पूंजी निर्माण के संबंध में आपकी नीति क्या है? तो शिक्षा, कार्य प्रशिक्षण और स्वास्थ्य उपयुक्त सभी। भारत में कितने प्रतिशत साक्षरता है? तो 73% साक्षरता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। तो सेवा क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में आएगा मछली पकड़ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का कारण जनसंख्या वृद्धि की तेज गति, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनरियों, उद्योगों में मशीनरीकरण, उपर्युक्त सभी। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। तो खालिस्तान में आएगा एक मानव संसाधन।
वास्तव में खालिस्तान कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी में निवेश खालिस्तान की भांति प्रतिफल प्रदान करता है तो भौतिक पूंजी के भांति प्रतिफल प्रदान करता है। खालिस्तान के प्रसार से हमारे देश में मृत्यु दर तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के प्रसार से अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र में विभाजन किया गया है। तो अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र में विभाजन हुआ है। जापान जैसे देश में खालिस्तान पर निवेश किया जाता है। तो जापान जैसे देश में स्व उपभोग जापान जैसे देश में खालिस्तान पर निवेश किया जाता है तो मानव पूंजी पर निवेश किया जाता है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय खालिस्तान से है, स्व उपभोग से है। साक्षरता और स्वास्थ्य जनसंख्या खालिस्तान होती है। परिसंपत्तियां अब देखते हैं हम सत्य असत्य। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी हो सकती है। असत्य। मानवीय पूंजी में उत्पादकता में वृद्धि होती है। सत्य। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में सहायक है। सत्य। मानवीय संसाधन के विकास हेतु कार्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। सत्य। मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में आती है। असत्य। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। तो ये भी आएगा सत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता 20% अधिक है। असत्य। और बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। सत्य। सही जोड़ी। 2020 में जीवन प्रत्याशा तो 68.3। शिशु मृत्यु दर 2016 में 34 थी। मृत्यु दर 16 में कितनी थी? तो मृत्यु दर 6.4। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। अब एक शब्द में उत्तर देना है। तो मानव संसाधन जिसका उपयोग कर सकते हैं भूमि और पूंजी के लिए। उपभोक्ता को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी नियोजित हैं? तो 15.5 लाख। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय हुआ था 151 करोड़ रुपए का। और 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर करीब कितने प्रतिशत अधिक है? 16%। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो आर्थिक विकास। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर किस प्रकार की है? तो निम्न प्रकार की है। मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्पादन की मात्रा तथा प्रक्रिया पर देश में उपलब्ध मानव संसाधन का भी प्रभाव पड़ता है। जिस देश में श्रमिक स्वस्थ और प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं उस देश के उत्पादन का स्तर ऊंचा होता है। उत्पादन के साधनों से क्या आशय है? उत्पादन के साधनों से आशय उन सभी उत्पादन संसाधनों से है जो उत्पादन के लिए आवश्यक है तो जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? शिशु और 1951 में वो 2016 में कितनी थी? शिशु मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 थी जो घट करके 1916 में 37 हो गई है, जो घट करके 2016 में 37 हो गई है। प्रत्याशी आयु क्या है? यह वर्तमान में कितनी? प्रत्याशी आयु का अर्थ जीवित रहने वालों की आयु से है जिसमें देश के निवासी जन्म के समय आशा करते हैं। 2014 में 68.3 वर्ष हो गई है। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि
तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन सेवा क्षेत्र कहलाता है। फिर आता है अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहां कृषि और उद्योग के संचालन के कार्य किए जाते हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्र है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन किया। अब आने वाले वीडियो में हम अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के वीडियो डालेंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।